जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है संतुष्टि। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे, निधि के जेठ जेठानी घर आने वाले हैं। उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। शाम 4 बजे आने को बोला है। बाहर से कुछ अच्छा सा नाश्ता ले आइएगा। समोसे कचौरी मत लाइएगा। बड़े लोग हैं। किसी बड़े रेस्टोरेंट से पनीर चिली, पनीर टिक्का, गार्लिक ब्रेड, हरा भरा कबाब ले आइएगा। मीठे में ब्राउनी, आइसक्रीम रख देंगे। ठीक रहेगा ना? अगर ज़्यादा समय बैठेंगे तो रात के खाने का भी पूछ लेंगे। फटाफट पराठे, पनीर सब्जी, रायता बना दूंगी। आते आते पनीर भी लेते आइएगा। कंचन ने अपने पति सूरज से कहा, इतना कुछ कम से कम 1500 से 2000 के बीच का खर्चा हो जाएगा। फिर तुम कहोगी, निधि के जेठ जेठानी पहली बार आए हैं, हाथ में भारी लिफाफा तो देना ही पड़ेगा। सूरज बोले, मकान बनवाने, दोनों बेटियों की शादी और बेटे की पढ़ाई में सूरज का बैंक बैलेंस काफी कम हो चुका था। हाँ, तो बेटी के जेठ जेठानी हैं, उसके ससुराल में मान सम्मान के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो उसके ससुराल वाले उसे चार बातें सुनाएंगे। कहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को व्यवहार निभाना नहीं आता। बड़े कंजूस किस्म के हैं तुम्हारे मायके वाले, जैसे आप और आपके माता पिता मुझे और मेरे मायके वालों को सुनाते थे। कंचन ने आंखें गीली करते हुए कहा। कंचन और सूरज की दो बेटियां और एक बेटा था। सूरज को हमेशा से बेटे की ही चाहत थी, पर कंचन ने एक के बाद एक दो बेटियों को जन्म दिया। कंचन दो बेटियों से ही खुश थी, पर सूरज घर का चिराग, बुढ़ापे का सहारा, एक बेटा चाहते थे। शादी के 15 साल बाद जब बड़ी बेटी विवाह 13 साल की हो गई और छोटी बेटी निधि 11 साल की हो गई, तब कंचन जी ने एक बेटे को जन्म दिया। सूरज ने उसका नाम भी चिराग रखा। कंचन के मायके में उसके माँ पापा और विवाहित दो बहनें थी। कंचन जी का कोई भाई नहीं था। उसके माता पिता काफी बुजुर्ग हो चले थे, 75 वर्ष के आसपास। अब दोनों बुजुर्ग पति पत्नी कंचन जी की बड़ी बहन के घर के पास ही रहते थे। कंचन की बड़ी दीदी जीजाजी उसके माँ पापा का ध्यान रखते थे। उसके पापा आर्थिक रूप से अपनी गृहस्थी संभालने में सक्षम थे। उन्होंने काफी दूरदर्शिता रखते हुए सारे आर्थिक फैसले लिए थे, ताकि आसानी से बुढ़ापा कट सके। बेटियों पर किसी भी तरह से आश्रित होना नहीं चाहते थे, इसलिए पैसा सोच समझकर ही खर्चा करते थे। दिखावे से कोसों दूर रहते थे। इसी का परिणाम था कि पति पत्नी इस उम्र में स्वावलंबी जीवन जी रहे थे। मदद के लिए घर में एक फुल टाइम सहायिका भी रख रखी थी। कंचन के माता पिता को दोनों दामाद अच्छे मिले, सिवाय कंचन के पति सूरज के। सूरज इतने वर्षों में भी अपने सास ससुर का बेटा न बन सका, बस दामाद बनकर ही रह गया। कभी उसके माता पिता का हाल नहीं पूछता। फिर समय समय में लेन देन को लेकर कंचन को काफी कुछ सुनाता था। सूरज कहता, तुम्हारे माँ बाप को तो लेन देन की समझ ही नहीं है। हर बार लिफाफे में 1000 2000 पकड़ा देते हैं मुझे। आवाज में चिड़चिड़ापन लिए सूरज कहता, हमें मान से प्यार से बुलाते हैं, यह काफी नहीं है क्या? सीमित आय वाली नौकरी से तीन तीन बेटियों की शादी की, उनके बच्चों के जन्म का खर्चा उठाया। साल में 2 बार आने पर बेटियों को साड़ी सूट, बच्चों को कपड़े सब देते हैं। तीन तीन बेटियों को एक सा ही करेंगे ना, किसी को कम किसी को ज्यादा तो नहीं। फिर उन्हें अपने भविष्य का भी तो सोचना होगा। उनका बेटा तो है नहीं जो उनके बुढ़ापे में सेवा करेगा या आर्थिक जिम्मेदारी उठाएगा। कंचन कहती, अपने पति और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से कंचन बहुत आहत होती। सामने बोलने से क्लेश होता। घर में शांति बनाए रखने के लिए उसने चुप्पी साध ली। निधि के जेठ जेठानी एक मित्र की शादी समारोह में कंचन के शहर ही आए थे। जेठ जेठानी उनके दोनों बच्चे कंचन से मिलने उनके घर आते हैं। 4 बजे आने का समय दिया था, मगर वह लोग 5:30 बजे आए। औपचारिक बातचीत के साथ कंचन ने सारा नाश्ता टेबल पर सजाया। सबने बहुत स्वाद लेकर खाने का आनंद उठाया। इस सब में रात के 7 बज गए। अब आप लोग खाना खाकर ही जाइएगा, कंचन ने आग्रह करते हुए कहा। नहीं नहीं आंटी जी, नाश्ते से ही पेट भर गया, अब खाना नहीं खाया जाएगा। अगली बार आएंगे तो खाना खाकर जरूर जाएंगे। निधि की जेठानी हंसते हुए बोली, 4 बजे आने को कहा था, इसलिए कंचन ने नाश्ते का प्रबंध किया था। अब इतनी जल्दी रात का खाना तो नहीं खाया जाएगा, यह सोचकर उन्होंने नाश्ता ही मंगाया था। दूसरे दिन निधि का फोन सूरज को आता है। पापा,
मेरे जेठ जेठानी ने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे जेठ जी कह रहे थे कि तुम्हारे मम्मी पापा को जरा भी रिश्तेदारी निभानी नहीं आती, हमें खाना तक खिलाकर नहीं भेजा। निधि बोली, पर बेटा, मैं खुद बड़े रेस्टोरेंट से महंगा नाश्ता पैक करा कर लाया था। 1500-1700 रुपये तो नाश्ते आइसक्रीम में लग गए। जेठ जी को चांदी का सिक्का दिया, जेठानी जी को साड़ी, दो बच्चों को 500-500 रुपये दिए, सो अलग। और रात के खाने के लिए तो उन्होंने ही सामने से मना कर दिया था। अब हम क्या कर सकते हैं? सूरज जी ने कहा। सूरज जी ने सारी बात कंचन जी को बताई। कैसे हैं निधि के जेठ जेठानी? इतना करने के बाद भी खुश नहीं हुए। नाश्ते में इतना खर्चा करने के बदले पूरी सब्जी खिला देते तो सही रहता। खैर, जिनको मीन मेख निकालने की आदत होती है वह कभी संतुष्ट नहीं होते। सूरज ने कहा, यह आपने बिल्कुल सही कहा। हम कितना भी कर ले पर कुछ लोग कभी खुश नहीं होते। आपको याद है जब आप शादी के बाद पहली बार मेरे मायके यानी अपने ससुराल आए थे, तब मेरी माँ ने तरह तरह के पकवान आपके लिए बनाए थे। पापा शहर के दूसरे छोर जाकर प्रसिद्ध मिठाई की दुकान से मिठाई नमकीन लेकर आए थे। पूरा थाल देखकर ऐसा लग रहा था मानो राजा महाराजा के लिए सजाया गया हो। हमारे यहाँ होटल में खाने का चलन नहीं था। माँ को दामाद को अपने हाथ का बना खाना खिलाकर संतुष्टि मिलती थी, मनुहार करके खिलाती थी। पर आप इतनी आवभगत से कहाँ संतुष्ट हुए थे? आपने कहा था दामाद को घर का खाना खिला दिया, बढ़िया से होटल ले जाना चाहिए था। इस बात को लेकर आपने कितना कुछ सुनाया था। कंचन ने कहा। सूरज को कुछ कुछ याद आता है। उनके अंदर की अहम की भावना इतनी थी कि मैं तो दामाद हूँ, मेरा सम्मान सब करे, पर मैं किसी का क्यों करूँ? ससुराल वालों को परेशान करना उनकी आदत बन गया था। बेटी की वजह से ससुराल वाले इतने नखरे उठाते थे। थोड़े दिनों बाद सूरज के फोन पर निधि के पति अमोल का फोन आता है। पापा जी, जरा आप निधि को समझाइए, घर में कलह मचा रखा है। समझा सके तो ठीक, वरना आकर ले जाइए अपनी बेटी को। अमोल बोला, बात क्या हुई है, कुछ तो बताइए। सूरज ने पूछा। सामने से फोन कट गया। थोड़ी देर बाद निधि का फोन आता है। मम्मी पापा, आप लोग चिंता ना करें, बेकार में छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया है। पापा, अमोल जी को जरा भी धैर्य नहीं है। आज रविवार के दिन मैंने उनको और परिवार के सभी सदस्यों को चाय नाश्ता सर्व कर दिया। फिर मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी। अमोल जी ने फटाफट अपना नाश्ता कर लिया और अपने दोस्त से मिलने जाने वाले थे। अमोल जी को अपनी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। उन्होंने ठीक से जगह पर देखा भी नहीं और मुझे आवाज लगाने लगे, जबकि उन्हें किसी बात की जल्दबाजी भी नहीं थी। मैंने कहा, आप जगह पर अच्छे से ढूंढिए, बस मैं 2 मिनट में आई, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। उनको इतना भी धैर्य नहीं कि कोई कुछ खा पी रहा हो तब उसे टोक कर अपने काम में नहीं लगाते। वह चाबी ढूंढने की बजाय गुस्से में चिल्लाने लगे, मेरे सामने जुबान चलाती हो, अभी तुम्हारे पापा को फोन लगाता हूँ। और मेरे लाख मना करने के बाद भी उन्होंने आपको फोन लगा दिया। हर बात में मेरा घर करते हैं। यह घर मेरा है, मेरे हिसाब से चलेगा। सुबह से लेकर शाम तक मैं उनके हर एक इशारे पर नाचती हूँ, पर इनको मेरी जरा भी कदर नहीं। एक कप चाय का भी सुकून से बैठकर पीने नहीं मिलता। निधि ने कहा। तब कंचन जी ने सूरज जी से कहा, कुछ याद आया कि नहीं? इसी तरह आप भी हर छोटी छोटी बात पर मेरे मायके फोन लगा दिया करते थे। हमारे बीच तो अगले दिन सुलह हो जाती थी, पर मेरे माँ पापा कई कई दिनों तक परेशान रहते थे कि ना जाने बेटी किस हाल में होगी। कंचन ने कहा। सूरज जी की बोलती बंद हो चुकी थी। उन्होंने सामने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। कुछ दिनों बाद कंचन जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अचानक काम करते करते चक्कर आने लगते। डॉक्टर ने कई टेस्ट करवाने कहा। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर पता चला उनका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है और उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या भी है। इस स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहा। कंचन जी को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। छोटे बेटे की 10वीं की बोर्ड एग्जाम चल रही थी। खबर लगते ही इस मुश्किल घड़ी में बड़ी बेटी दामाद आ गए। बेटी ने घर संभाल लिया और दामाद अस्पताल में सूरज जी का सहारा बना। दोनों बेटियों के अलावा और किसी रिश्तेदार को इस बात की खबर नहीं की गई।
छोटी बेटी निधि अपनी माँ को देखने आई, लेकिन अगले ही दिन उसके ससुराल से फोन आने लगे। निधि, आज आ तो जाओगी ना? अमोल बोला। निधि को बहुत बुरा लगा। ना माँ की तबीयत के बारे में पूछा और ना ही पापा का हालचाल पूछा। सीधा वापस आने की बात की। अमोल जी, मैं 3-4 दिन के बाद आऊंगी, जब माँ थोड़ी ठीक हो जाएंगी। निधि ने कहा। क्यों? वहाँ तुम्हारी बहन है ना, देखभाल करने के लिए। अमोल बोला। माँ सिर्फ मेरी बहन की नहीं, मेरी भी है। भाई के एग्जाम चल रहे हैं, दीदी का बेबी छोटा है। कम से कम मैं यहाँ रहकर भाई और दीदी के बेबी को संभाल तो सकती हूँ। वैसे भी मायके कम ही आती हूँ, मुसीबत में अपनों के साथ खड़ी नहीं रहूंगी तो कब काम आऊंगी भला। मुझे लगा कि कम से कम आप तो समझेंगे, पर मैं गलत थी। निधि ने फोन रखा और रोने लगी। अपनी बेटी को माँ के लिए फिक्र करता देख सूरज भावुक हो गए। उन्हें पिछली बातें याद आने लगी, जब इसी तरह अपनी पत्नी कंचन की आंखों के आंसू का कारण बनते थे। सूरज ने कभी मुश्किल घड़ी में भी उनके मायके वालों का साथ नहीं दिया और ना ही अपनी पत्नी को सहारा बनने दिया। अपनी पत्नी की भावना को कभी नहीं समझा। कितना तड़पती होगी वह अपने माँ बाप के लिए। हमेशा कहते, अपने माँ बाप का मुंह छोड़ दो। कैसे मुंह छोड़ सकता है? फूट फूट कर अपनी बेटी को रोता देख सूरज की आंखें भी गीली हो गई। 2 दिन के बाद कंचन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर आते ही कंचन जी ने बेटियों से कहा, तुम्हारे पापा कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्या कोई बात हुई है? वह नजरें चुराए घूम रहे हैं, मुझ पर चिल्ला भी नहीं रहे, एकदम शांत से हो गए हैं। सूरज जी ने निधि से कहा, अब तुम्हारी माँ ठीक है, तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए, यहाँ सब एडजस्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीजाजी कल अपने घर जा ही रहे हैं, तो तुम उनके साथ ही ससुराल चली जाओ। वैसे भी तुम्हारी बहन तो कुछ दिन रुकने वाली है। भारी मन के साथ निधि अपने ससुराल चली जाती है। सबके जाने के बाद सूरज कंचन से कहते हैं, अपने कुछ कपड़े बैग में पैक करो, हमें तुम्हारे माँ बाबूजी के घर जाना है। यूं अचानक कोई अनहोनी हो गई है क्या? कंचन को डर सताने लगा, क्योंकि उसके माता पिता जीवन के अंतिम पड़ाव में जो थे। कंचन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ हिसाब किताब क्लियर करना है। सूरज ने कहा, पति पत्नी कंचन के बुजुर्ग माता पिता से मिलने जाते हैं। इतने सालों बाद दामाद को देखकर कंचन के माता पिता की आश्चर्य की सीमा न रही। सूरज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने कभी आप लोगों को मान नहीं किया, हमेशा किसी न किसी रूप में अपमान ही किया है। इसी कर्म के फलस्वरूप आज मेरा भी मेरे दामाद द्वारा अपमान किया जाता है। मेरी बच्ची भी अपने पति द्वारा प्रताड़ित की जाती है। मेरी पत्नी ने तो मेरे माता पिता को अपने माता पिता का मान दिया था, पर मैं अहंकार स्वरूप सिर्फ दामाद बनकर रह गया, कभी बेटा ना बन सका। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। सूरज जी अपने व्यवहार पर पश्चाताप करते हुए बोले। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।